हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हमने कल की क्लास में लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जैसे कि हमने कहा था कि रिव्यू क्लासेस की करेंगे आज, तो ठीक है, रिव्यू के लिए हम तैयार हैं। रिव्यू क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा चैप्टर में, क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, वैसे तो याद सब कुछ रखना है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कुछ डेफिनेशन से, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनको कैसे करते थे, देखो यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट से हम एक रे उठाते हैं। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की। ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे। परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। इसको कहते हैं एंगल नंबर 1 जो है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल पता चल गया, जो भी 90 डिग्री से छोटा एंगल मेजर करेगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर लाइन खींची है, परपेंडिकुलर लाइन जो परपेंडिकुलर जो भी होगी ना लाइन, इस पे रे होगी, लाइन सेगमेंट होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी जिसके ऊपर वो पड़ रही होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अगर हम यहाँ से नाप रहे हैं ना तो ये एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि आपकी जो लाइन होगी वो एंगल बनाएगी, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और ऑब्ट्यूज को O से डिनोट कर देता हूँ, और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, और 90 डिग्री से, इसको हम A से डिनोट कर देते हैं, और 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है। अब राइट एंगल की बात करते हैं तो ये आर से डिनोट करते हैं, ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ना ऊपर चलता है ना नीचे जाता है। अब स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो ये एंगल बनाता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, इसको एस से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इसको एस से डिनोट कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर हम 180 डिग्री को पार करेंगे तो इसकी रेंज शुरू होती है 180 डिग्री से ज़्यादा, आर से डिनोट कर देता हूँ, और 360 डिग्री से कम। अब यहाँ तक तो 180 डिग्री आ गया। अब जो ये एंगल घूमेगा ना, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए आपको कोई ऐसे दिया है और बोला है कि ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, आपको बोलेगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए फाइंड करो। तो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा जो बाहर का एंगल मेजर करेगा, मतलब अंदर वाला फाइंड आउट करके 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ये तो हो गया आपके एंगल्स की बात। इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी एंगल्स के कॉम्बिनेशन से। इस सबसे पहले था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, देखिए लीनियर पेयर हमने जैसे कि देखा था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी रे अगर पड़ रही है, रे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है या फिर लाइन इसको क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉस होगी तो आगे चले जाएगी सीधी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये 2 एंगल में डिवाइड हो जाती है। 2 एंगल में डिवाइड होती है ना, तो एक बात याद रखना, जब भी 2 एंगल्स का सम, जिस लाइन के ऊपर एक रे पड़ी हुई है उस 2 एंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों एंगल्स का सम अगर करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और उन्हीं 2 एंगल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक लाइन के ऊपर एक एंगल बन रहे हैं 2, ठीक है, उसको कहेंगे लीनियर पेयर। हमेशा याद रखना दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, इसके बाद बात करते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं एक के साथ वाला। जैसे मैं बैठा हूँ या आप कभी क्लासेस में बैठते हैं, आपके साथ में जो बैठा होता है, अगर उसको बात करें तो कोई सामने से देख के बोल रहा होगा तो वो बोलेगा कि मेरे एडजेसेंट जो बैठा हुआ है उसको बुला रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल है और ये वाले एंगल को अगर इसके कंपैरिजन में बताएंगे तो बोलेंगे ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी भी है, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा
तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे। देखो एडजेसेंट एंगल्स दोनों हैं और दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा ही 180 डिग्री हो, समझ गए? क्योंकि अगर एक लाइन को कोई रे काटेगी या लाइन काटेगी तब वो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर एंगल्स के बराबर होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बराबर होंगे, ठीक है। उसी समय उसी कंडीशन में 180 डिग्री के वैल्यू के बराबर आता है दोनों का सम। अब बात करते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को किसी भी एंगल में काट रही हैं, ठीक है, दो लाइन किसी भी एक दूसरे को अगर किसी भी एंगल में काट रही हैं तो इनके ऑपोजिट वाला एंगल, एक एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल, इसको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और हमेशा याद रखना, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी ना तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होंगे, ठीक है, हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस में आपको ऐसी कंडीशन दी होगी जहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे और दोनों की वैल्यू सेम होती है। इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको ये थ्योरम याद हो जाता है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा लाइंस में, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो हमेशा बराबर होंगे। इसके बाद आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो लाइन पैरेलल है तब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है, किसी और एंगल डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2। ज़रूरी नहीं है कि एंगल 1 और एंगल 2 ही होगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है और 3 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह अगर इस साइड में भी देखें, जो इस साइड का सेम एंगल होगा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, समझ गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड एक आपकी थ्योरम भी है जो क्या कहती है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो लाइनें जा रही हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, ये ट्रांसवर्सल होती है, दो लाइनें जा रही हैं किसी भी एंगल में, चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो क्या क्या उसने बोला कि जो दो लाइनों को ट्रांसवर्सल काट रही है ना तो वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ये दोनों लाइनें देखो यहाँ पैरेलल हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और दोनों सेम हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एंगल 1 ये है, ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 ये है, ओके, एंगल 1, और यहाँ पे है एंगल 2। अब देखो दोनों में ये लाइनें पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लग रहा है। यहाँ पे देखो दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना अलग लग रहा है, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। इतना फर्क समझ में आ गया कि जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे दो लाइनें पैरेलल होंगी। यहाँ दो लाइनों के ऊपर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है और दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है अगर सेम होंगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही आसान था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिलेटेड हमने थ्योरम पढ़ लिए, दो थ्योरम तो दोनों पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे एंगल्स सारे बनाए देता हूँ, 1 2 3 4 हो गया, 5 and 6 and 7 and 8। अब ध्यान से देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट मतलब कि सामने के साइड वाला, जैसे कि 3 है, 3 और 7 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, 6 और 2, ठीक है। ये अल्टरनेट, पहली बात इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? 3 6 2 और 7, 2 3 6 7, ये अल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसमें अल्टरनेट कौन कौन से हैं? 3 और 7 और 6 और 2। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको समझ लगे, 3 और 7 और 2 और 6। अब इससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज़ हैं और थ्योरम है, वो क्या कहती हैं? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम हुए तो जो दो पैरेलल लाइन, जो दोनों लाइनें हैं ना जिसके ऊपर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और इसी का उल्टा एक और थ्योरम है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। दोनों समझ में आ गए। इसके बाद हम बात करें इंटीरियर एंगल्स, अच्छा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी वही होता है, इसमें पहले एक्सटीरियर देख लो, 1 5 और 4 और 8, तो 1 और 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और 4 और 5 हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक्सटीरियर एंगल्स में भी सेम होता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल जा रही है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सेम हो जाएंगे। इसी के ऑपोजिट अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सेम हैं
तो दोनों लाइनें जो जा रही हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये आपको पता ही है, इंटीरियर एंगल्स हैं 3 और 2, ये दोनों एक साइड में जाते हैं, वही इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर की, ये तो आपने सबने पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कुछ भी आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है अगली प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी इसको हम कहते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी आप ट्रायंगल बना लो, किसी भी साइज का, किसी भी एंगल, कोई भी एंगल, मतलब कुछ भी रख लो, अगर वो ट्रायंगल है तो उसके इंटरनल एंगल्स, मतलब 1 2 और यहाँ पे मैं 3 भी लिख देता हूँ, 3, ठीक है। एंगल 1 2 3 का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको कह रही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इसी के आगे एक और थ्योरी है, वो क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी कोई भी लाइन हम एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में ए बी को एक्सटेंड किया डी तक, तो जो एंगल सी बी डी होगा ना, वो किसके बराबर होगा, 1 और 2 के सम के बराबर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और इसको कैसे भी याद करो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको पता है कि आपको कैसे याद होता है, उतनी मेहनत करो जितनी आपको करनी चाहिए और जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। आपको ये किसी भी हालत में याद करना है। अब आपको अपनी क्षमता का पता है, ठीक है, कि कैसे आप याद कर सकते हो, तो वो आपको देखना है कि आपको ये कैसे याद करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो मैंने बताया यहाँ पे इस बोर्ड पे अभी जो लिखा हुआ है, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है, ठीक है। हमने डिटेल पढ़ा, उसके बाद आपको थ्योरी बताई, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए, और अब आपको ये निचोड़ बता दिया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, ठीक है। कल से हम आपका अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रायंगल्स जो कि आता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी ट्रायंगल चैप्टर में भी यूज होंगी, रेक्टेंगल में भी यूज होंगी, आगे जितने भी मेंसुरेशन वाले चैप्टर आएंगे ना, सब में यूज होंगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, मेंसुरेशन स्टार्टिंग से पहले चैप्टर इसीलिए दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, 7th चैप्टर जो कि है आपका ट्रायंगल्स का, ठीक है। उसमें हम उसका एरिया, वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए कंटेंट लेके आएँ और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शेयर करना और लाइक करना प्लीज़, और जैसे भी मतलब जो भी आपके लिए हमने कंटेंट लेके आए हैं ना, उसके लिए हमको बस थोड़ी सी आपका सपोर्ट चाहिए कि आप थोड़ा बहुत शेयर करिए एक दूसरे के साथ, कि कंटेंट अगर आपको अच्छा मिलता रहेगा, ठीक है। कंटेंट आपको 100% अच्छा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके बाय।